Hello student, how are you? I hope that you are fine at your home. Good morning student. Your premier live class is going on of chapter is matter around us pure. तो इस मैटर अराउंड अस प्योर की आपकी आज प्रीमियर लाइव क्लास है। तो चलिए, तो मैंने लास्ट में छोड़ा था आपका टिंडल इफेक्ट पे। तो मैं आपको पहले तो टिंडल इफेक्ट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर टिंडल इफेक्ट का क्या रोल होता है और ये क्या कुछ होता है, तो ये सब हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो अगर जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट आपकी आज हो सकता है ये क्लास इस चैप्टर की ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद नई क्लास आप लोगों की स्टार्ट होगी। चैप्टर नया शुरू करेंगे फिज़िक्स का, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन से चैप्टर को शुरुआत किया जाएगा कल से। मतलब आज आप लोगों की जितनी भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सभी टॉपिक को आपके ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई टॉपिक आपका अब नहीं बचेगा। तो टॉपिक क्या था बच्चों कि टिंडल इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर देखते हैं, ये होता क्या है टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन से शुरू करते हैं। टिंडल इफेक्ट इज़ अ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, एग्जाम्पल स्मोक और डस्ट, पार्टिकल इन अ रूम विच मेक विजिबल अ लाइट बीम एंटरिंग अ विंडो। तो देखो बच्चों, आपने अपने घर पर देखा होगा कि आपके घर पर एक छोटा सा कोई होल हो रहा है। मान लीजिए रोशनदान टाइप का कोई होल हो रहा है, रोशनदान है। तो वहाँ से देखेंगे आपके एक लाइट बीम आ रही है, मतलब छोटी थोड़ी सी लाइट आ रही है वहाँ से। तो जब थोड़ी सी लाइट वहाँ से आ रही होती है तो आपको दिखता है कि डस्ट पार्टिकल्स आपके घर के अंदर घूम रहे हैं। तो आप उन डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं उस लाइट की वजह से। वो डस्ट के पार्टिकल या धुएं के पार्टिकल आपको लाइट एंटर होने के बाद दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके के इफ़ेक्ट को टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कि ये आपके पास एक रूम हो गया। ये क्या हो गया, ये एक रूम है। तो इस रूम के अंदर आप शायद दिखाई नहीं देगा, वहाँ से बाद में समझा देंगे। तो ये देखो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट कि टिंडल इफेक्ट का क्या एग्जाम्पल है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। जब किसी छोटे से छेद से किसी अंधेरे कमरे में अगर लाइट आती है, मान लीजिए कोई छोटा एक कमरा है जिसमें अंधेरा हो रहा है और वहाँ से एक छोटे से इतने से होल से लाइट एंटर करती है। तो जब उसमें से लाइट एंटर करेगी बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि आपके कमरे के अंदर धूल के बहुत सारे कण थे। क्या थे? धूल के कण। तो धूल के कण आपको उस लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अगर लाइट नहीं आ रही होगी तो वो धूल के कण आपको दिखाई नहीं देंगे। कि दीज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट वी कैन नॉट सीन विदाउट एंटरिंग लाइट ऑन दैम। अगर मान लीजिए उनके ऊपर लाइट एंटर ना हो, उन पर लाइट इंसिडेंट नहीं होती है, तो आप उन धूल के कणों को नहीं देख सकते उस कमरे के अंधेरे कमरे के अंदर। उस अंधेरे कमरे के अंदर अगर मान लीजिए धूल की बजाय धुआं है, तो वो धुएं के पार्टिकल भी आपको लाइट के एंटर होने के बाद दिख सकते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल यही इफ़ेक्ट हम लिक्विड में भी देखते हैं, जो कि आपके वो लिक्विड हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन है, या फिर वो लिक्विड हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ा दिए थे कुछ पिछले वाले टॉपिक में। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी हम इस तरीके के पार्टिकल को देख सकते हैं लाइट को उस पर एंटर करा के। तो चलिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ लाइट बीम ऑफ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर छोटे से किसी छिद्र से, छोटे से छिद्र से कोई लाइट किसी कमरे में एंटर करती है,
तो उस कमरे के अंदर हम धूल के कणों को देखते हैं। तो हम उसमें धूल के कणों को, मतलब वो जो धूल के कण उस कमरे के अंदर होते हैं वो लाइट एंटर होने के बाद विजिबल हो जाते हैं। लाइट एंटर होने के बाद वो धूल के कण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। When in a empty room, through a small hole, if is present in this room, the light beam is coming through it, then we will see that the dust particle or smoke particle which are present in our room, the particle of dust and the particle of smoke may be observed after entering light beam on them। तो उनके ऊपर जब लाइट बीम एंटर होती है तो वो विजिबल हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ विजिबिलिटी आफ्टर एंटरिंग अ लाइट बीम ऑन द डस्ट पार्टिकल ऑफ अ रूम और स्मोक पार्टिकल ऑफ अ रूम इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो यही आपका टिंडल इफेक्ट होता है, जिसमें हम किसी लाइट बीम के थ्रू, किसी लाइट बीम के आने के बाद किसी भी कमरे के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल हैं या उसके अंदर धूल के पार्टिकल हैं या उसमें कोई स्मोक पार्टिकल हैं, उसको आप देख सकें। किससे? लाइट्स के एंटर होने के बाद अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो इसी इफ़ेक्ट को आप टिंडल इफ़ेक्ट कहेंगे। इस तरीके का इफ़ेक्ट आपको कई जगह देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा इफ़ेक्ट हम सर्दी के मौसम में भी देखते हैं। ऐसा इफ़ेक्ट हम सर्दी के मौसम में भी देखते हैं। कब देखते हैं? कि जब सर्दी होती है तो धुंध आ जाती है। जब सर्दी होती है तो धुंध आती है। तो वो जो धुंध होती है, तो वो जो कोहरा आ जाता है, तो कोहरे के अंदर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर कभी भी थोड़ी सी धूप आ जाए, थोड़ी सी सनलाइट आ जाए, तो वो सनलाइट से आप देख पाएंगे कि वो धुंध जो होगी, वो जो आपके कोहरा होगा, जो क्लाउड होंगे, वो क्लाउड आपको स्मोक क्लाउड जो होता है, स्मोक क्लाउड ऑफ वो जो स्मोक क्लाउड होता है वो आपका होता है मॉइस्चर का। स्मोक क्लाउड ऑफ मॉइस्चर कैन बी विजिबल आफ्टर एंटरिंग द लाइट रेज ऑन देम। तो वो भी विजिबल हो सकता है, वो कोहरा भी आपको दिखाई दे सकता है या वहाँ पर धुआं भी दिखाई दे सकता है। वो सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम containing small suspended particles, example smoke or dust particle in a room which make visible of light beam entering a window। अगर मान लीजिए उन स्मोक पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल के ऊपर आपकी वो जो लाइट बीम है वो एंटर होती है और एंटर होने के बाद आपको वो डस्ट पार्टिकल या वो स्मोक पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को ही हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो इसे मैं मिटा के थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा और एक दूसरा एग्जाम्पल ऊपर का मिटा देंगे। डस्टर कहाँ चला गया? तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है। इस ट्रू सॉल्यूशन के बाद एक यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन का सब मैं समझा चुका हूँ आपको। तो जब आप देखेंगे कि ये मान लीजिए एक लाइट का सोर्स है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट।
तो इस लाइट के सोर्स से इस ट्रू सॉल्यूशन पर लाइट इंसिडेंट होती है। तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद फिर यही लाइट थोड़ा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद फिर ये लाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन पर इंसिडेंट होती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कई तरीके के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कई तरीके के जो पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कीचड़ का गंदा पानी है ये, तो गंदे पानी के अंदर कई तरीके के पार्टिकल होंगे ना। तो जब लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेंगे तो वो गंदे पार्टिकल्स जो कि उस कीचड़ के अंदर या कीचड़ के पानी के अंदर मिले हुए थे वो सब आपको दिखाई देने लगेंगे। तो जब हम लाइट बीम एंटर करते हैं, या अगर हम मान लीजिए ट्रू सॉल्यूशन को भी हटा दें, यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन भी ना लें, ट्रू सॉल्यूशन को भी छोड़ दें हम, तो सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही लें, कि सिर्फ हम कोलाइडल सॉल्यूशन ही लें और कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर ही लाइट बीम को स्कैटरिंग करके देखें, मतलब लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर इस तरीके के पार्टिकल मिले हुए होते हैं, जो पार्टिकल ऐसे हैं कि वो विजिबल हो सकते हैं, मतलब जो कि ठीक ठाक तरीके से उसमें दिखाई देते हैं। अगर दिखाई नहीं भी देते वो तब तक दिखाई देते हैं जब तक उसको पानी को घुमाते रहते हैं। पानी को हमने घुमा दिया, मान लीजिए इसके अंदर चाक पाउडर प्लस वाटर है। तो यहाँ पर चाक पाउडर और वाटर होगा तो आप देखेंगे चाक के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। तो वो मोटे पार्टिकल, इसको हम थोड़ा घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि आसानी से ये पार्टिकल मिले हुए तो दिखाई देते हैं, पर थोड़ी देर के बाद जब उसको सस्पेंडेड मतलब अनसस्पेंड कर देते, सस्पेंडेड करके छोड़ देते हैं, मतलब अब हम इसको घुमा नहीं रहे, तो अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि चाक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अगर यहाँ पर इसको घुमाते टाइम, मान लीजिए इसमें हम चाक पाउडर पानी में मिला रहे थे, उस मिलाते टाइम ही हम एक लाइट बीम इस पर एंटर करके देखते हैं। मान लीजिए लाइट का सोर्स है, टॉर्च है, तो टॉर्च से इस पर लाइट इंसिडेंट की जाएगी। लाइट इस पर हम क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या देखेंगे इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे चाक के पार्टिकल, आप वो देख पाएंगे। तो वो चौक के पार्टिकल इस लाइट की वजह से विजिबल हो जाएंगे। तो क्योंकि वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद चाक के पार्टिकल विजिबल हो गए थे, तो इसी विजिबिलिटी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एक दूसरा तरीका यह भी है इसको समझने का, कि जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई धुआं आ गया है, कोई धुआं आया है। तो जैसे मान लीजिए ये रूम होता है, ये रूम है, मान लो हम ऐसा समझते हैं कि दिस इज़ अ रूम। इस कमरे के अंदर क्या है, ठीक, तो इस कमरे पर यहाँ पर एक छेद हो रहा है, इस छेद से एक लाइट बीम इस रूम के अंदर एंटर करेगी। तो जब वो अंदर एंटर करेगी तो कुछ इस तरीके से वो अंदर फैल जाएगी। तो फैलने के बाद हम देखेंगे कि इसमें बारीक इसमें डस्ट के पार्टिकल विजिबल हो गए हैं। डस्ट पार्टिकल कमरे के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये डस्ट पार्टिकल लाइट के एंटर होने के बाद विजिबल हो गए, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल और होता है, एक एग्जाम्पल होता है आपका, इसी टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम प्रोजेक्टर इन थ्रोन ऑन द स्क्रीन। जब किसी प्रोजेक्टर से किसी स्क्रीन पर लाइट बीम एंटर की जाती है और फिर उस स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्ट होने लगता है, मतलब कुछ प्रोजेक्शन होने लगता है। तो वो प्रोजेक्शन को भी, उस प्रोजेक्शन में जब लाइट रे आ रही होती है ना पर्दे पर, तो उस पर भी आप अंधेरे कमरे में बैठ कर जब किसी पिक्चर हॉल में फिल्म देखने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक लाइट बीम ऊपर से आ रही होती है जो कि सामने इमेज बना रही होती है जिससे हम पिक्चर को देखते हैं। तो और दूसरे नंबर पे आपके स्कूल में जो प्रोजेक्टर होंगे, तो प्रोजेक्टर में से भी एक लाइट रे आती है। लाइट रे से आपके जो सामने जो प्रोजेक्टर होता है उस प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर एक इमेज बन जाती है।
तो वो लाइट रे जब उस पर इफ़ेक्ट डालती है तो आप उस पर एक बहुत बड़ा एक वो देखते हैं, एक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कोन। तो वो कोन बनता चला जाता है, उस कोन से सामने आपके लाइट उस पर प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्शन होता है। तो ऐसा इफ़ेक्ट भी आपका टिंडल इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे धूल के कणों को देख सकते हैं, या धूल के नहीं तो स्मोक कणों को तो स्मोक पार्टिकल्स तो देख ही सकते हैं। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लूँगा। पार्ट 2 मेरे को समझाना था, तो पार्ट 2 में ले लूँगा। 2 तो टिंडल इफ़ेक्ट हम कहाँ देखते हैं, ये होगी आपकी स्क्रीन पर जिस पर आपको इमेज बनता दिखता है, तो ये हो गई वो स्क्रीन जिस पर इमेज बनेगा बच्चों। यहाँ पर आपका रखा हुआ है प्रोजेक्टर, तो इस प्रोजेक्टर का ये है लेंस। तो इस लेंस से आप देखेंगे कि इस पर कुछ इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट होंगी, लाइट रे आएंगी, लाइट इस पे से प्रोजेक्टर पे से आएंगी ना, तो इस प्रोजेक्टर पर एक इमेज बन जाएगा, मतलब वो पिक्चर जो होगी वो चलने लगेगी। यहाँ पर सब लोग बैठ करके उस पिक्चर को देखते हैं, ऐसे कुछ करके देखते हैं ना। तो यहाँ पर लोग बैठे रहते, एक यहाँ बैठ गया, ए बैठ गया मान लो यहाँ बी सी डी ई और फिर इसके नीचे एफ। तो इस तरीके का पिक्चर हॉल का नज़ारा कुछ होता है। तो यहाँ पर आप सामने इसको देखते हैं, तो जब आप देखेंगे ना छत पर कभी ऊपर जाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ एक लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है उसमें बीच बीच में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल कलेक्ट हुए हुए दिखाई देंगे। तो वो जो पार्टिकल्स थे वही आपका टिंडल इफ़ेक्ट था, पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे थे। तो ये फिनोमिना ही टिंडल इफ़ेक्ट बोला जाता है, जिसमें हम उन सस्पेंडेड पार्टिकल को देख सकते हैं, जिसकी वजह से लाइट रे आगे इंसिडेंट हुई थी। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ बच्चों आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका तो एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफ़ेक्ट मैंने दोनों दे दिया आपको, इसमें कुछ बताने वाली बात रह भी नहीं गई। अब इसके बाद होते हैं एग्जाम्पल ऑफ तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स इन एवरीडे लाइफ। तो अब हम यहाँ पर एवरीडे लाइफ के अंदर कोलाइड्स का क्या क्या यूज़ होता है वो पढ़ लेंगे। कोलाइड्स का यूज़ मेडिसिन में होता है, कोलाइड्स का यूज़ आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में होता है, स्मोक प्रिसिपिटेटर्स में होता है, सीवेज डिस्पोजल में यूज़ होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम अ कट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एलम और फेरिक क्लोराइड। तो ये भी कुछ यूज़ हैं। स्काई अपीयरिंग ब्लू इन कलर, जो स्काई होती है, जो आकाश होता है आपका ब्लू दिखता है, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखता है। डेल्टा इज फॉर्म व्हेन, ये कुछ नहीं है। अब इसके बाद है आपका सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। देख लेते हैं, कुछ ज़रूरत होगी तो करा देंगे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ आपके NCERT की बुक में दी हुई हैं। उन एक्टिविटीज़ को आप NCERT बुक से ही रीड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं समझा दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आते हैं हम सॉल्यूशन। किस पर आते हैं? NCERT सॉल्यूशन। तो NCERT सॉल्यूशन को अब हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं NCERT की बुक ले आता हूँ और उससे सॉल्यूशन कराना शुरू कर देता हूँ। तो उसी से ही सॉल्यूशन, तुरंत नोटबुक ले आइए आप लोग भी, और उसको फिर हम तेज़ी से उस सॉल्यूशन को करना शुरू कर देंगे।
NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इसका पेज नंबर नोट कर लीजिएगा। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस का पेज नंबर कौन सा है भाई बच्चों, पहले वो पेज नंबर देख लेंगे। ये है आपका पेज नंबर 28। दिस इज़ द पेज नंबर 28। तो पेज नंबर 28 पर आपके दिया हुआ है ये सब चीज़ें। क्या दिया हुआ है पेज नंबर 28 पर? 28 पर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर की एक्सरसाइज जो NCERT में दी है। तो उस एक्सरसाइज को रैपिडली सोल्व करेंगे, रैपिडली ही सोल्व करके तेज़ी से इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। तो NCERT का है ये पेज नंबर 28, 29। NCERT पेज नंबर 28, 29। NCERT पेज नंबर 28 से 29 तक का ये सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है विच सेपरेशन टेक्निक will you apply for the separation of the following, for the separation of the following। फर्स्ट है इसमें ए सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड from its solution of water। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया गया है। तो जब हमें सोडियम क्लोराइड को घुले हुए पानी में से उसको अलग करना पड़ेगा तो हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, उसको गर्म करना पड़ेगा। आंसर लिख देंगे इसका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में कहा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही लिख दूंगा मैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड फ्रॉम अ मिक्सचर containing sodium chloride and ammonium chloride। NaCl will be sodium chloride and ammonium chloride NH4Cl। तो उस मिक्सचर के अंदर से जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, तो उसमें से हमें क्या निकालना है? अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो हम इसके अंदर कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे? आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन।
मेशन क्लास, पिछली क्लास में सब्लिमेशन वगैरह सब आपको बता दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है सी में कहा है आपको स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। स्मॉल पीसीज of metal in the engine oil of a car। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मेटल का पीस इंजन ऑयल में मिल गया है कार के, तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्टर ही करना पड़ेगा ना उसे, तो ऑयल को फिल्टर कर लो, मेटल का बारीक बारीक पीसेस जो भी उसमें मिल गए होंगे वो आपके अलग हो जाएंगे। आंसर में लिख लेंगे आप फिल्ट्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद है आपके पास डी, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पीटल्स। तो इसका आंसर होता है क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड क्या है? बटर फ्रॉम कर्ड। तो बटर को हम दही से किससे निकालते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। किससे निकालते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। किससे निकालते हैं बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन से। एफ, ऑयल फ्रॉम वाटर। तो हमें पानी में से ऑयल को अलग करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल का। किसका यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल का। एफ का आंसर सुन लेंगे, ऑयल फ्रॉम वाटर। पानी में से ऑयल को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। फिर जी में है टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय की पत्ती को अलग करना है चाय से। चाय की पत्ती को अलग करना है चाय से, तो किसका यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन का। वो आप घर पर रोज़ करते हैं। तो जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हो भैया? एक चाय की छन्नी ले लेते होंगे और चाय को उसमें डालते हैं। चाय की छन्नी क्या करती है? वो चाय को अलग कर देती है, चाय की पत्ती को। तो जो चाय की पत्ती को अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? फिल्ट्रेशन मेथड का। फिर इसके बाद है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। मिट्टी के अंदर से, मिट्टी के अंदर आयरन के पिन मिले हुए हैं, मतलब आयरन पिन को मिट्टी से हमें अलग करना है, तो किसका यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो क्योंकि लोहे की होती है वो, लोहे की पिन होगी ना मिली हुई उसमें, तो उसमें मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेट पर वो चिपक जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके लिए हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से मिट्टी के अंदर जितने भी लोहे के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग मैग्नेट से खींच सकते हैं, तो इसको बोला जाता है बच्चों मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क किसको बोलते हैं हम? भूसे को। तो भूसे के अंदर से हमें क्या निकालना है? भूसे के अंदर से हमें निकालना है बच्चों व्हीट ग्रेन, मतलब गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? विनोविंग। विनोविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 8th क्लास में आज बहुत अच्छा विनोविंग मेथड समझाया था, जिसमें क्या होता है विनोविंग में, या तो हम उसे उड़ा लें, ठीक है ना, कैसा करें कि भाई भूसा ऊपर से आता रहता है, एक पंखा चलता रहता है, विनोविंग हो जाती है। फिर इसके बाद होता है फाइन मड पार्टिकल सेपरेटेड सस्पेंडेड इन वाटर। तो अब हमें पानी के अंदर से मड पार्टिकल को अलग करना है। मड पार्टिकल को अलग करना है, तो मड पार्टिकल को अलग करने के लिए पानी में हम क्या करते हैं? लोडिंग करते हैं। लोडिंग का मतलब यूजिंग एलम, मतलब फिटकरी को यूज़ करके उसको अलग किया जा सकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपको मैंने समझा दिया था, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन हैं ये, कोई प्रॉब्लम है नहीं इनमें भी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10
और 11, ये सभी आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जा कर के इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के इस चैप्टर का लास्ट ये सॉल्यूशन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट करिए, फिर एक नया वीडियो, फिर एक बार और लाइव आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक नया चैप्टर शुरू होगा अब, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फिजिक्स का चैप्टर है, वो आपका स्टार्ट कर दूंगा मैं आज, कर देता हूँ। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है, टाइम को वॉच करेंगे पहले। तो कितना टाइम का लेक्चर हो गया है? हाँ तो बच्चों चैप्टर आपका स्टार्ट हो सकता है आज। अभी टाइम हुआ है आपका 31 मिनट, 31 मिनट हुए हैं अभी। तो नो प्रॉब्लम, अभी हम नया चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी के आ जाता हूँ, और आप भी चाय पानी पी के आ जाओ। 10 मिनट का रेस्ट कर लेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे ग्रेविटेशन। आई एम बैक स्टूडेंट, मैं वापस आ गया हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर आप लोगों का शुरू कर दूँगा अभी। थोड़ा सा बताएंगे बस, फिर और कल से दोबारा कंटिन्यूटी में रखेंगे चैप्टर को। तो ग्रेविटेशन चैप्टर होगा आपका पेज नंबर एनसीईआरटी के कौन से पेज पे होगा भैया? ये होगा 131 पे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आपका कट हो गया है कोरोना की वजह से। ग्रेविटेशन इसमें कराऊंगा मैं पेज नंबर 131 पे। ग्रेविटेशन इंट्रोडक्शन। तो आज हम सिर्फ ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ग्रेविटेशन इंट्रोडक्शन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? दो बातें हैं यहाँ पर, ग्रेविटी, एक होता है ग्रेविटी
और दूसरा होता है तो सबसे पहले ग्रेविटी की बात करूँगा मैं, और ग्रेविटेशन की बात, बस वही ग्रेविटेशन हो जाएगा। तो देखो, तो ग्रेविटी क्या है कि आप देखते होंगे कि जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी गिरते नहीं हैं। वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं, वो जहाँ है वो वहीं पर रखे रहते हैं। और जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ फिर आकर फिर वापस गिर जाती है। ऐसा क्यों? कोई भी चीज़ ऊपर की ऊपर ही क्यों नहीं रहती? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी प्लैनेट होते हैं तो उन सभी प्लैनेट का, वो सभी प्लैनेट एक फोर्स को अप्लाई करते हैं, जिसकी डायरेक्शन उनके सेंटर की तरफ रहती है। तो इस फोर्स को ही हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो भी इस फोर्स की, इस प्लैनेट की या उस मास की अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको ग्रेविटेशन बोला जाता है। तो हर प्लैनेट की ग्रेविटेशन की कैपेबिलिटी अलग अलग, डिफरेंट हो सकती है। हर प्लैनेट की ये कैपेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए हर प्लैनेट पर ग्रेविटेशन भी अलग अलग होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह सेम होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी की वैल्यू बदल सकती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सभी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट ही रहता है, ये नहीं बदलता, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू बदल सकती है। तो स्मॉल जी की वैल्यू में भी, स्मॉल जी विल बी चेंजेबल, कैपिटल जी विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। तो कैपिटल जी की वैल्यू हर प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होती है, और स्मॉल जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो बदल सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है। कि ग्रेविटेशन वो कैपेबिलिटी होती है किसी भी प्लैनेट की, जिसकी वजह से वो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो पत्थर कुछ दूरी पर ऊपर तक चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो दोबारा से अर्थ की तरफ ही गिरता है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है, जिस फोर्स की डायरेक्शन, दिशा हमेशा से उसके सेंटर की तरफ होती है। तो इस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और इस फिनोमिना को ग्रेविटेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और सब इसके बारे में 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप कल से जानेंगे। तो ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए और ऐसे ही लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।